हेलो एवरीवन, सिविल्स ओनली में आपका स्वागत है। आज हम करंट अफेयर सीरीज का पार्ट 30 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें मई के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा या फिर से कथन गगन के बारे में सही है या फिर है। पहला कथन है, यह इसरो द्वारा विकसित एक जीपीएस सपोर्ट सिस्टम है, यानी कि गगन या इसरो द्वारा विकसित एक जीपीएस सपोर्ट सिस्टम है। दूसरा कथन है, इस तकनीकी को हासिल करने वाला भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र का पहला देश बना है। ऑप्शंस हैं केवल एक, केवल दो, पहला और दूसरा दोनों, या फिर ना तो एक ना ही दो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ये दोनों कथन सही हैं गगन के बारे में। गगन भारतीय अंतरिक्ष आधारित ऑगमेंटेटेड नेविगेशन सिस्टम है और भारत इसे हासिल करने वाला एशिया प्रशांत क्षेत्र का पहला देश बन गया है, जिसे भारत के हवाई अड्डा प्राधिकरण और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से भारत और भूमध्य रेखीय क्षेत्र में पड़ोसी देशों के लिए विकसित किया गया है। और यह एक स्पेस बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम है, यानी SBAS, स्पेस बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री ने बौद्ध संस्कृति और विरासत के लिए भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की आधारशिला अभी हाल ही में कहाँ पर रखी है। ऑप्शंस हैं नेपाल, ब्राज़ील, रशिया या फिर भूटान। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, नेपाल में। अभी हाल ही में 16 मई को बुद्ध पूर्णिमा मनाई गई, जिसके अवसर पर प्रधानमंत्री ने नेपाल का दौरा किया। 16 मई को प्रधानमंत्री मोदी पहले कुशीनगर, जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहाँ पहुँचे थे। उसके बाद नेपाल के लिए निकले थे। नेपाल के प्रधानमंत्री, जो कि शेख बहादुर देउबा हैं, इन्होंने बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर प्रधानमंत्री को नेपाल के लुम्बिनी आने का निमंत्रण दिया था। मोदी ने लुम्बिनी मठ क्षेत्र में बौद्ध संस्कृति और विरासत के लिए भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की आधारशिला रखी है। और नेपाल में स्थित लुम्बिनी ही भगवान बुद्ध का जन्म स्थान है और इनका जन्म वैशाख माह की पूर्णिमा तिथि को हुआ था। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान बुद्ध विष्णु भगवान के 9वें अवतार माने जाते हैं। इनके 4 आर्य सत्य हैं। संसार में दुख है, दुख का कारण है, कारण का निरोध संभव है, इसके लिए दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा अपनाने की आवश्यकता है। इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, नेपाल में। मृत्यु कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में हुई थी और 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग, जो कि महाविनिष्क्रमण कहा गया। और इनकी ज्ञान प्राप्ति बोधि वृक्ष के नीचे बोध गया, यानी जो वर्तमान में बिहार में है, वहाँ पे हुआ था। इनका प्रथम उपदेश सारनाथ में, जो कि वाराणसी में है, और इनका उपदेश की भाषा जो थी वो पाली भाषा में दिया था इन्होंने। हमारा अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के खिलाफ थॉमस कप जीता है। ऑप्शंस है चाइना, थाईलैंड, इंडोनेशिया या फिर ब्राज़ील। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इंडोनेशिया के खिलाफ। थॉमस कप के फाइनल में भारत ने इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर एक इतिहास रच दिया है। भारत ने 14 बार यह टूर्नामेंट जीतने वाली टीम को पराजित किया है, यानी इंडोनेशिया 14 बार ये टूर्नामेंट जीती है। लक्ष्य सेन ने पहले और सात्विक चिराग की जोड़ी ने दूसरे मैच में भारत को जीत दिलाई। इसके बाद किदाम्बी श्रीकांत ने तीसरा मैच जीतकर भारतीय टीम को पहली बार थॉमस कप का चैंपियन बनाया है। थॉमस कप के 73 साल के इतिहास में भारतीय टीम पहली बार चैंपियन बनी है और यह टूर्नामेंट 1949 से खेला जा रहा है। लेकिन अब तक इंडोनेशिया, चीन, डेनमार्क और मलेशिया जैसी टीमों का ही इसमें दबदबा था, जिसे भारत द्वारा खत्म किया गया और भारत ऐसी छठी टीम बन गई है जिसने यह टूर्नामेंट जीता है। हमारा अगला प्रश्न है, कृषि और कल्याण मंत्रालय ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का समर्थन करने के लिए किस संगठन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ऑप्शंस हैं UNDP, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन या फिर विश्व बैंक। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, UNDP के साथ। कृषि और कल्याण मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इस समझौता ज्ञापन के अनुसार UNDP 2 सरकारी कार्यक्रमों को तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। पहला प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और दूसरा किसान क्रेडिट कार्ड संशोधित ब्याज सबवेंशन योजना। देश के किसानों को किसी प्राकृतिक आपदा के कारण होने वाले फसल के नुकसान पर इंश्योरेंस कवर प्रदान करने के लिए इसे आरंभ किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, कोक बोरोक भाषा किस राज्य से संबंधित है। ऑप्शंस है केरला, त्रिपुरा, नागालैंड या फिर तमिलनाडु। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, त्रिपुरा से संबंधित है। त्रिपुरा में 56 आदिवासी संगठनों के एक संघ ने अभी हाल ही में कोक बोरोक भाषा को अपने पाठ्यक्रम में शामिल करने के CBSE बोर्ड के फैसले की सराहना की है, जबकि इसने केंद्रीय गृह मंत्री के हालिया बयानों के बारे में चिंता व्यक्त की। इसे अभी केंद्रीय गृह मंत्री ने ऐसा बयान दिया था कि हिंदी को सभी पूर्वोत्तर राज्यों के लिए अनिवार्य कर दिया जाएगा और देवनागरी लिपि बिना स्क्रिप्ट के सभी भाषाओं के होगा। इसीलिए इन्होंने चिंता व्यक्त की है। और कोक बोरोक भाषा जो है ये पहली बार 1979 में त्रिपुरा की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई थी। पूर्व मंत्री श्यामा चरण त्रिपुरा और भाषाविद पवित्रा सरकार के अंतर्गत 2 आयोगों का गठन किया गया था, जबकि पूर्ववर्ती वाम मोर्चा
सरकार ने सार्वजनिक रूप से बंगाली लिपि को प्राथमिकता दी थी। इन दोनों आयोगों ने ऐसा पाया था कि रोमन सबसे पसंदीदा लिपि थी इनकी। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 12 मई, 3 मई, 14 मई या फिर 8 मई को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष विश्व भर में 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। वर्ष 1991 में यूनेस्को की जनरल कॉन्फ्रेंस की सिफारिश के बाद से 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की घोषणा की थी। यह दिवस यूनेस्को द्वारा 1991 में यूनेस्को द्वारा अपनाई गई विंडहोक घोषणा को भी चिन्हित करता है। ये विंडहोक घोषणा एक मुक्त, स्वतंत्र और बहुलवादी प्रेस के विकास से संबंधित है। प्रेस की स्वतंत्रता को भारतीय कानूनी प्रणाली द्वारा स्पष्ट रूप से संरक्षित नहीं किया गया है, लेकिन यह संविधान के अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत संरक्षित है। इसमें ऐसा कहा गया है कि सभी नागरिकों को वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार होगा। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी एक नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार 2022 में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंकिंग 180 देशों में 150 है, जबकि पिछले साल की रिपोर्ट में भारत की रैंक 142वीं थी। तो इस साल 8 रैंक पीछे चला गया है भारत। हमारा अगला प्रश्न है, स्लॉथ बियर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की किस अनुसूची के तहत संरक्षित है? ऑप्शंस हैं अनुसूची 1, अनुसूची 2, अनुसूची 3 या फिर अनुसूची 4 के तहत। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, अनुसूची 1 के अंतर्गत। स्लॉथ बियर क्या होता है? दीमक और चींटियों को मुख्य रूप से खाते हैं और ये शहद खाने के भी बहुत शौकीन होते हैं, इसलिए इन्हें हनी बियर भी कहा जाता है। ये मोस्टली श्रीलंका, भारत, भूटान और नेपाल में मुख्य रूप से तराई क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अन्य भालू की जो प्रजातियां होती हैं वे अपने शावकों को अपनी पीठ पर कहीं नहीं ले जाती हैं, लेकिन उनके विपरीत ये स्लॉथ बियर जो होते हैं ये नियमित रूप से अपने शावकों को अपनी पीठ पर ले जाते हैं। इनकी IUCN स्थिति की रेड लिस्ट में ये सुभेद में शामिल है और साइस्ट की परिशिष्ट वन में शामिल किए गए हैं और भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 में ये शामिल किए गए हैं। हमारा अगला प्रश्न है, IUCAA कहाँ पर स्थित है? ऑप्शंस हैं बेंगलोर, पुणे, इंदौर या फिर रांची। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, पुणे। इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स IUCAA भारतीय विश्वविद्यालयों में खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी में सक्रिय समूहों के विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC द्वारा स्थापित एक स्वायत्त संस्थान है जो कि पुणे में स्थित है। इस इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स के प्रोफेसर दीप रंजन मुखर्जी सहित खगोलविदों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने यह बताया है कि सुपर मैसिव ब्लैक होल से अपेक्षाकृत कमजोर जेट भी अपनी आकाशगंगा के परमाणु क्षेत्र से गैस को साफ कर सकता है, इसलिए यह चर्चा में है। ब्लैक होल की खोज के बाद से ब्लैक होल से जुड़ा प्रश्न सिर्फ UPSC के लिए ही नहीं बल्कि अन्य परीक्षाओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए इनसे जुड़े जितने भी प्रश्न हैं उनको याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा संगठन स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट रिपोर्ट जारी करता है? ऑप्शंस हैं विश्व व्यापार संगठन, खाद्य और कृषि संगठन, विश्व आर्थिक मंच या फिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, खाद्य और कृषि संगठन द्वारा स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स फॉरेस्ट रिपोर्ट जारी की जाती है। अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन द्वारा स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट रिपोर्ट 2022 जारी की गई। इसकी प्रमुख बातें हैं, वनों की कटाई के कारण 1990 और वर्ष 2020 के बीच 420 मिलियन हेक्टेयर वन नष्ट हुए हैं। हालांकि वन पृथ्वी के भौगोलिक क्षेत्र के 4.06 बिलियन हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करते हैं। दूसरी प्रमुख बात है, वनों की कटाई की दर में गिरावट आई है, लेकिन वर्ष 2015 और 2020 के मध्य प्रति वर्ष 10 मिलियन हेक्टेयर वन नष्ट हुए हैं। तीसरी बात है इसकी प्रमुख, 250 उभरते संक्रामक रोगों में 15% रोग जो है संक्रामक रोग वनों से जुड़े हुए हैं। स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है 2 वर्ष पे इसका प्रकाशन किया जाता है तथा इसे व्यापक रूप से वन पारिस्थितिकी तंत्र पर सबसे महत्वपूर्ण डेटा या स्टॉक के रूप में जाना जाता है। ये स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट 2022 का संस्करण हरित पुनर्प्राप्ति, जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता के क्षरण सहित पृथ्वी पर बहुआयामी संकटों से निपटने हेतु 3 वन मार्गों की क्षमता का निरीक्षण करता है, जो कि पहला है वनों की कटाई को रोकना और वनों को बनाए रखना, दूसरा है निम्नीकृत भूमि को बहाल करना और कृषि वानिकी का विस्तार करना, तीसरा है वनों का सतत उपयोग और हरित मूल्य श्रृंखला का निर्माण। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघवाद का उल्लेख सहकारी संघवाद के रूप में किसने किया? ऑप्शंस हैं ग्रेनविले ऑस्टिन, क्लेमेंट एटली, माउंटबेटन या फिर सरदार पटेल। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ग्रेनविले ऑस्टिन ने। अभी हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने
लोकतंत्र की भलाई के लिए सहकारी संघवाद के महत्व का समर्थन करते हुए अपने एक निर्णय में कहा कि संघ एवं राज्य विधानसभाओं के पास कर यानी जीएसटी पर कानून बनाने के लिए एक समान और अद्वितीय शक्तियां हैं तथा जीएसटी परिषद की सिफारिशें उन पर बाध्यकारी नहीं है। ग्रानविले सीवार्ड ऑस्टिन भारतीय संविधान से जुड़े एक अमेरिकी इतिहासकार थे। उन्हें 2011 में पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा गया था और उन्होंने ही भारतीय संघवाद का उल्लेख सहकारी संघवाद के रूप में किया था। उनका निधन 2014 में हो गया था। अब ये सहकारी संघवाद भारतीय संदर्भ में क्या है इसको देख लेते हैं। यह केंद्र और राज्य का एक क्षैतिज संबंध साझा करते हैं जहां वे व्यापक जनहित का सहयोग करते हैं। ये राष्ट्रीय नीतियों के निर्माण और कार्यान्वयन में राज्यों की भागीदारी को सक्षम करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है और संघ और राज्य को संवैधानिक रूप से संविधान की अनुसूची 7 में निर्दिष्ट मामलों पर एक दूसरे के सहयोग करने के लिए बाध्य है। तो ये थे हमारा भारतीय संदर्भ में सहकारी संघवाद। आज का सेशन हम यहीं पे स्टॉप करते हैं और आप लोगों में से जो भी बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हो तो बीपीएससी का एक मॉडर्न हिस्ट्री का कंप्लीट कोर्स हमारे चैनल पे उपलब्ध कराया गया है, जो कि आप जाके देख सकते हैं यहाँ आई बटन पर क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके वो देख सकते हैं। और उसका फ्री पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे है, तो आप जाके वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।